हेलो डियर स्टूडेंट, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। यानी कि मैं आपके लिए एक बिट सेट की क्वेश्चंस की पीवाईपी एक सीरीज लेके आया हूं, जिससे आप बिट सेट के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। आपका मेंस का पेपर बिगड़ गया हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप में हौसला है, आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें, आप में हौसला है तो आप बिट सेट को क्रैक कर सकते हैं। और क्रैक करने के लिए आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। उन प्रीवियस क्वेश्चंस को मैं आपको कंटिन्यू सोल्व करवाऊंगा, जिससे आप बिट सेट को क्रैक करके आपके कैरियर को सफलता के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। तो चलते हैं बिट सेट के पीवाईपी क्वेश्चंस पे, जिनको अपन रेगुलर सोल्व करेंगे। तो बिट सेट के जो पीवाईपी क्वेश्चंस है उनकी बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चंस, इसमें बेटा ये ध्यान रखना, पीवाईपी दैट इज 11th एंड 12th का सिलेबस होगा, जो आपको पहले से फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करने होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके वीक रह गए होंगे उन्हें इंप्रूव करेंगे और बिट सेट के पेपर को आप क्रैक कर पाएंगे इन क्वेश्चंस के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द बल्क मॉडुलस ऑफ अ लिक्विड 3 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय 2% इज। क्या निकालना है बेटा आपको? प्रेशर रिक्वायर्ड कितनी होगी, कब, जब उसके वॉल्यूम को कितना डिक्रीज करना हो, 2%। तो यहां पे आपको पता होगा बेटा, बात करोगे आप किससे रिलेटेड, ये किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है? फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक पार्ट होता है सॉलिड वाला, वहां पे आपको बल्क मॉडुलस से रिलेटेड बात की जाए तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बोले, चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी, प्रेशर टू दी चेंज इन प्रेशर टू, यानी कि प्रेशर टू दी चेंज इन वॉल्यूम, ये होता है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक। यहां पे बल्क मॉडुलस की बात करोगे तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मॉडुलस का मतलब ये था आपके पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहां पे ये होती है आपके पास कौन सी स्ट्रेस? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको फोर्स अपॉन एरिया लोगे तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर में चेंज हो जाता है, इसलिए इसको प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले में आपको P की रिक्वायरमेंट है, मतलब P फाइंड करना है। तो डेल्टा P इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? बीटा इंटू डेल्टा V अपॉन V। ये नेगेटिव साइन क्या करता है? आपका जो वॉल्यूम है, फोर्स अप्लाई होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसे ये शो करता है। तो यहां पे आप वैल्यू मैग्नीट्यूड में ले सकते हो, या फिर ये जो रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस होने का मतलब ये -2 इसी में चला जाएगा। तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 3 × 10⁻10 दिया हुआ है, और ये डेल्टा V अपॉन V इंटू कितना, इसको ले लो बेटा माइनस, ये माइनस डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, यानी कि परसेंटेज की बात आ जाएगी। यानी डेल्टा V अपॉन V चेंज इन परसेंट ये लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 3 × 10⁻10 इंटू 2/100, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है 2%। इसकी बात करोगे तो चेंज इन परसेंट 2%, या फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही ले लो। और ये कितना दिया? रिड्यूस परसेंट, यानी कि 2%, 2 का मतलब 2/100। इसे सोल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास वैल्यू कितनी होगी बेटा? जल्दी से बताएं। 6 × 10⁸, यही होगी 6 × 10⁸। आपका आंसर आएगा सी। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, केवल फॉर्मूला लर्न होगा। बीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन, यानी कि चेंज इन प्रेशर का मतलब होता है, यदि डायरेक्ट प्रेशर नहीं दिया होता तो दिया होता फोर्स अपॉन एरिया, जिससे आप प्रेशर फाइंड कर सकते थे। और डेल्टा V अपॉन V यानी कि स्ट्रेन का मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल। बल्क मॉडुलस की बात होगी तो चेंज होगा वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। उसी से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 आइडेंटिकल सेल, बेटा क्वेश्चन पे ध्यान रखना, 2 आइडेंटिकल सेल यानी कि सेम EMF है and EMF दिया हुआ 1.5 are connected in parallel across a parallel combinations of 2 resistors, each of resistance 20 ohm, and a voltmeter connected in the circuit of measure 1.2 volt, and the internal resistance of each cell। ये आपको फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ पर 2 आइडेंटिकल सेल, और ये सेल किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल ये कॉम्बिनेशन हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इनका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा
ये इंटरनल रेजिस्टेंस, चाहे तो सेल के अपसाइड लिखें या डाउन साइड, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आइडेंटिकल है, इसलिए इनका ईएमएफ सेम है। इसके बाद बोला है बेटा इन्होंने, और टू आइडेंटिकल ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है 1.5 वोल्ट, तो इसकी भी वही होगी 1.5 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है across a parallel connected in parallel across a parallel combination of two resistors of each of resistance 20 ohm। 20 ohm यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये भी पैरेलल में है 2, और इनकी वैल्यू 20 ohm एंड 20 ohm गिवन है। फिर बात कर रहे हैं वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन दी सर्किट मेजर 1.2 वोल्ट। यहाँ पे कहीं वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, कहीं पे भी लगा देते हैं ये वोल्ट मीटर, अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन दी सर्किट मेजर 1.2 वोल्ट, और यहाँ पे V की वैल्यू दी हुई है 1.2 वोल्ट। दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करोगे बेटा तो यहाँ पे सिंपल सी बात, आपको पता होगा जब टू आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस देन इट बिहेव्स एज अ सिंगल सेल ईएमएफ, राइट। आपको पता होगा जब आपने सेल 2 या 2 से ज्यादा एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं तो उनका ईएमएफ सिंगल सेल के ईएमएफ की तरह बिहेव करता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों को मैं इसको सिंप्लीफिकेशन डायग्राम में कन्वर्ट करूं बेटा तो ये 1.5 दोनों का सिंगल सेल की तरह बिहेव करेगा, तो ये 1.5, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो नॉर्मल, यानी कि ये दोनों नॉर्मल का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशंस। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में R एंड R है तो क्या होगा बेटा 1/R प्लस 1/R, यानी कि 2/R, और रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना हो जाएगा R/2। और ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, पैरेलल है तो 20 एंड 20, 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20 यानी कि 10, हाफ हो जाएगा 10 ओम। ये तो इसका सिंप्लीफिकेशन डायग्राम्स हुआ। ये जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं सेल, आइडेंटिकल सेल हो तो जितने भी सेल्स हैं वो सिंगल सेल की तरह ईएमएफ करेंगे, बट कंडीशन ये क्या है, वो आइडेंटिकल होने नेसेसरी है, ठीक। अब तो नॉर्मल सी बात है, इसमें आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना है आपके पास 1.5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा 10 प्लस R/2। यही हुआ क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशंस में हो जाएंगे दोनों, तो R/2 प्लस 10 ये ऐड कर दोगे। अब आपको पता होगा V, यानी कि इन्होंने पोटेंशियल दिया हुआ है 1.2 वोल्ट, यानी कि V इज इक्वल टू कितना होता है बेटा फॉर्मूला IR। तो V तो दिया हुआ है कितना 1.2 वोल्ट, और I की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन 10 प्लस R/2 इंटू R की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 ओम, यही है बेटा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो 1.2 10 प्लस R/2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 15। यहां से आप सोल्व कर सकते हो, आप इजीली सोल्व हो जाएगा बेटा। ये 1.2 है, ये 15 है, डिवाइड कर दें और इस वैल्यू को या तो मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। वैसे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से इजी हो जाएगा। R/2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 1.2, और ये हो गया आपके पास R/2 ऐसा कैसा, ये इसको माइनस कर दो 150 अपॉन 12 माइनस 10, तो ये हो गया R/2 12 एलसीएम लिया, 12 एलसीएम लेने पे 150 माइनस 120 कितना हो गया बेटा, R से 6 टाइम्स कट, 2 से 12 था 6 टाइम कट, और ये 12 है यानी कि 30 अपॉन 6, 30/6 का मतलब R इज इक्वल टू कितना हो गया 5 ओम। देखो 5 ओम आंसर आया नहीं आया, आ जाएगा बेटा 5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल आपका आंसर आ गया है 5 ओम, ठीक। किसी के मन में कोई डाउट, बिल्कुल नॉर्मल। बस ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था कि जब भी आइडेंटिकल सेल पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो नेट ईएमएफ है वो सिंगल सेल के ईएमएफ की तरह बिहेव करता है, जो आपने बैटरी के कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन में किया भी होगा। बट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा, इसलिए वो ध्यान रहे रेजिस्टेंस तो हाफ होगा बट ईएमएफ जो है वो सिंगल सेल के ईएमएफ की तरह यूज लेना है। ऐसा नहीं कि आप इन दोनों को भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज लेके और
डबल या हाफ कर दें, ऐसा ना करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर t सेकेंड इज इंक्लाइनेशन विद हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0। यानी कि ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है। आर रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इन्होंने बोला है कि प्रोजेक्टाइल में ये जो पार्टिकल्स थ्रोन किया है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल हो गया आपका थीटा, इस पे फेंका है, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। बट इन्होंने बोला है कि आफ्टर टी टाइम के बाद इनकी जो हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0, तो वो कहां आ जाएगा बेटा, मैक्सिमम हाइट पे। तभी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका जो है यहां पे क्या होगा, इंक्लाइनेशंस विद हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0। यानी कि ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इसका इंक्लाइनेशन, अभी तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये u cos थीटा और ये वाला होगा आपका u sin थीटा, क्योंकि थीटा ये तो ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी 0, इंक्लाइनेशन 0 हो गया है। 0 यही होगा ना, क्योंकि इधर जा रहा था ये इधर, अब जब ये इधर ही जाएगा तो इंक्लिनेशन एंगल कितना हो गया 0। तो ये कब होगा, जब h मैक्सिमम हो। एक कंडीशन तो ये होगी और सेकंड कंडीशन टाइम पीरियड जो होता है, टोटल टाइम पीरियड जो होता है t, उसकी वैल्यू कितनी हो जाए मतलब t/2 पे t, यही होगा ना बेटा, क्योंकि ये पीक वैल्यू पे है। इन्होंने यहां तक ये बोला है। फिर ये बोल रहे हैं इफ आर रिप्रेजेंट, आपको बात करनी है एक तो रेंज से रिलेटेड बात करनी है और वेलोसिटी वगैरह दी हुई तो उनसे रिलेटेड बात करनी है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, जब t हाफ, इस t की बात करोगे तो कितना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, इसकी बात करोगे 2u sin थीटा अपॉन g, कैपिटल T का 2u sin थीटा अपॉन g होता है। तो t लोगे तो कितना हो गया u sin थीटा अपॉन g। अभी मैंने वैल्यू पुट नहीं करी है, u आपके पास गिवन है, अपन ले सकते हैं। एक तो हो गया u sin थीटा अपॉन g, और एक बात करनी है रेंज रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो रेंज का फॉर्मूला बात करोगे तो रेंज कितना होता है बेटा, रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी, कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, या टाइम की बात करूं, ये t के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये कैपिटल T, क्योंकि ओवरऑल टाइम की बात होती है रेंज में, ये आपको पता होगा। तो ये ओवरऑल टाइम t इज इक्वल टू 2t, भाई एक तरीके से डिस्टेंस ही है ये रेंज। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये टाइम हो गया और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो। अब देखो, और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा, कमेंट्स करके आप जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, उन्हें मैं क्लियर करूंगा। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपके लिए रेगुलर वॉच करके आपके कमेंट्स को जल्दी से जल्दी उन्हें सोल्व करने का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, तो सोल्व करके रहूंगा। आप कमेंट्स करें जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं रेगुलर सोल्व करके आपको आंसर दूंगा बेटा। इसकी बात करें, अब यहाँ पे ऑप्शंस पे ध्यान दो कि किस फॉर्म में आंसर है। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स की फॉर्म में आंसर है, टेन की फॉर्म में भी, साइन और कॉट की फॉर्म में आंसर है। तो ऐसा करते हैं, इनको पहले डिवाइड कर दें अपन। डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया t/r। जैसे ही डिवाइड किया u sin थीटा अपॉन g और u cos थीटा, यानी कि ये हो गए आपके पास, u से u तो कट हो जाएगा भाई, वैल्यू ये आएगी u sin थीटा अपॉन g, और इसको डिवाइड करोगे तो 1/2t u cos थीटा। तो ये u से u तो कट, वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, साइन अपॉन कोस 10 लिख दूं, tan थीटा अपॉन 2gt। अब देखो tan थीटा की फॉर्म में भी आंसर है, तो tan थीटा की फॉर्म में आंसर है तो कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 2gt, और उधर भी t यानी कि t स्क्वायर अपॉन r। तो ये हो गया बेटा tan थीटा इक्वल टू g की वैल्यू कितनी दी हुई बेटा 10, यानी कि 20 t स्क्वायर अपॉन r। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 20 t स्क्वायर अपॉन r, नहीं है 40 की फॉर्म में बेटा वैल्यू, तो वो तो नहीं हो सकता। तो 10 का जस्ट रिवर्स चेक करो,
हाँ यहाँ 20t अपॉन आर आ रहा है, तो इसको आप क्या करोगे, रिवर्स कर दे। रिवर्स करते हैं ये किस में हो जाएगा बेटा, कोट थीटा। जैसे ये कोट थीटा होगा ये कितना हो जाएगा, आर अपॉन 20t²। तो यहां से कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा, थीटा इक्वल्स टू कोट इनवर्स आर अपॉन 20t²। यही होगा। तो आपको ध्यान देना होगा इस क्वेश्चंस में, केवल इंपॉर्टेंट ये था कि आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज करना भी आना जरूरी है। आपका आंसर आ चुका है, आपको फॉर्मूले पता है, बट आपके फॉर्मूलों के साथ साथ कि आंसर क्या आएगा उसमें आपके ऑप्शंस पे भी डिपेंड करेगा। बहुत सारे 20t यहां पे आके कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैच ही नहीं हुआ, वहां अटक जाओगे। लेकिन फिर आप ऑप्शन सही ढंग से देखोगे तो उसमें रिवर्स हो रही है वैल्यू, तो आप इसे रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शंस भी मैटर करते हैं जब ऑब्जेक्टिव पेपर हो तो उन्हें भी सही ढंग से पढ़े। द ब्लॉक ऑफ मास दिया हुआ है 10 kg, स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड। The coefficient of friction between the surface and block, the distance covered by the block before coming to rest is, यानी कि ये बोल रहा है बेटा, एक ये टेबल है, सरफेस है, स्लाइडिंग सरफेस, इस पे कोई ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है 10 kg, m इज इक्वल्स टू 10 kg, यही दिया है। स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड, यही दी हुई है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे ब्लॉक पे। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करोगे तो म्यू फ्रिक्शन फोर्स होगा इधर तो, और म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 0.5, और ये कितना होता है, F इक्वल्स टू, बोले फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, एन की वैल्यू हो जाएगी mg, यही होगा ना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक ऑफ द बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब यहाँ पे आएगा ये फाइनल, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, एक तो जब वेलोसिटी लास्ट में जाके 0 होने का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। अब रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, और डाटा दिया हुआ है, अपने पास टाइम नहीं है, डिस्टेंस है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तो कौन सी इक्वेशन यूज लोगे, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन का मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, यहाँ रिटार्डेशन है तो माइनस ले लूं 2as, ठीक। फाइनल वेलोसिटी 0, इसने बोला है रेस्ट में आ गया तो ये 0 हो गई। इनिशियल दी हुई है 9.8, इसका स्क्वायर हो गया -2। ए क्या है, ए के लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ ध्यान दो बेटा, जब फ्रिक्शन फोर्स, जब इस वाले केस की बात करोगे, फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। आपको पता है ना कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये एक लिमिट तक जाके इक्वल हो जाता है जो अप्लाइड फोर्स हो रहा हो। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F इक्वल टू m है, और एक फोर्स है आपका फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg। क्या ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी कि एक लिमिट में इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो a इक्वल टू कितना हो गया, m से m कट जाओगे, इक्वल करोगे तो भाई ma इक्वल टू म्यू mg, तो m से m कट, a इज इक्वल टू म्यू g, यही आया। यहां पे रख दो म्यू जी, ए की वैल्यू जैसे म्यू जी रखोगे तो म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, म्यू 0.5, ये यू है, ये म्यू है। म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इनिशियल वेलोसिटी 0.5 इनटू जी, जी है आपका 9.8 इनटू एस, एस तो आपको फाइंड करना है, तो यहां से डायरेक्ट ही आ रहा है वैसे वैल्यू, ये 9.8 इनटू 9.8 अपॉन, क्योंकि ये उधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, अब डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 0.5 इंटू 9.8, तो 9.8 से 9.8 कट, पॉइंट से पॉइंट कट, तो 10 हो गया। 5 इंटू 10 अगेन 9 पॉइंट, यहाँ पे 9.8 डिवाइड बाई 10, 98 डिवाइड बाई 10, तो कितना हो गया आपके पास, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, अगेन 9.8 मीटर, यही आएगी। सोल्व कर ले तो 9.8 मीटर है आपका आंसर। 2 डायरेक्ट था, बस ये एक कॉन्सेप्ट ए निकालने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, मैं आपको बता दूं, कोई भी 2 फोर्स बैलेंस्ड होंगे तभी जाके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही वो सेंट्रीपिटल वाले फॉर्मूले भी होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी आएंगे अपने पास, कंटिन्यू सीक्वेंस में चलेंगे। तो हर एक टॉपिक के लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस अपन सोल्व कर चुके होंगे, तो आपका हर एक टॉपिक
स्ट्रांग होगा, आप बिट सेट को क्लियर कर सकते हो। या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करके उन्हें क्रैक कर सकते हो विद बेस्ट रैंक। बेस्ट रैंक का मतलब आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बस ये क्वेश्चन देखते रहे, सोल्व करते रहे। मैं सोल्व करता हूं, उससे पहले आप भी सोल्व करें। आपका आंसर राइट आता है या रॉन्ग आता है लास्ट में मैच कर ले। A boy ties a stone's mass 100 ग्राम to the end of a 2 मीटर long string। एक स्ट्रिंग है जिससे 100 ग्राम का मास उसने 2 मीटर लॉन्ग है। While in is around the horizontal plane। कोई भी एक horizontal plane है जिसपे ये स्ट्रिंग कितने मीटर है, 2 मीटर, और यहाँ पे मास है 100 ग्राम, ठीक है, और वो ऐसे whirl कर रहा है उसे। The string can withstand the maximum tension 80 न्यूटन। जब 80 न्यूटन की बात करोगे, टेंशन दी हुई है, टेंशन T 80 न्यूटन मैक्सिमम है, इससे ज्यादा होगी तो वो ब्रेक हो जाएगी, स्ट्रिंग बीच में से ब्रेक हो जाएगी। इफ द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन रिवॉल्व k by pi revolutions per minute, the value of k is। सिंपल सी बात है इसमें बेटा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैंने ये बोला था कि टू फोर्स ऑलवेज बैलेंस्ड होते हैं। जब इसमें टेंशन की बात करोगे, यानी कि जो टेंशन क्रिएट होगी जब भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं, इससे बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल से बेटा। जैसे बात करें, कभी भी रिवॉल्व की बात आती है, रिवोल्यूशंस की बात आती है, तो रिवोल्यूशंस की बात आने का मतलब होता है टू फोर्स ऑलवेज बैलेंस्ड। अब टू फोर्स कौन कौन से होते हैं? जब भी नॉर्मल बात की जाती है तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, यही फोर्स होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी इस फोर्स से रिलेटेड कभी भी सर्कुलर की बात आए तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो कांस्टेंट होता है, सेकंड डिपेंड करता है कंडीशन पे। यहां पे बात की जा रही है टेंशन से रिलेटेड, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन। जब बात की जाए स्प्रिंग वगैरह से बात की जाए, स्प्रिंग कहीं रिवॉल्व कर रही हो तो उससे रिलेटेड स्प्रिंग फोर्स होता है F इक्वल टू के एक्स, किसके इक्वल होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, या v इज इक्वल टू ओमेगा r रख दोगे तो m ओमेगा स्क्वायर r। दो फॉर्मूले होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर m ओमेगा स्क्वायर r, v इज इक्वल टू ओमेगा r पुट कर दो, उससे वैल्यू आ जाती है। जब बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो एक फोर्स होगा बेटा आपका सेंट्रीपिटल, सेकेंड फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, या एफ इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्यू ई 2 पॉइंट चार्ज होंगे तो के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहां की मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो एक फोर्स ऑलवेज फिक्स, कौन? सेंट्रीपिटल। अनदर फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जिसमें थीटा 90 ले लेते हैं तो क्यू वी बी, उससे बात की जाती है। तो डिपेंड करता है किस कंडीशन में, बट ऑलवेज वन फोर्स इज सेंट्रीपिटल। यहाँ पे भी यही होगा, जो टेंशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगी? जब यहाँ टेंशन की बात कर रही, रिवॉल्व कर रहा है तो टेंशन इज इक्वल टू एफ सी। टेंशन का फॉर्म, ये टेंशन तो दी हुई 80 न्यूटन। यहाँ पे रिवोल्यूशन की बात की जाती है तो ये लीनियर वेलोसिटी नहीं है, रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो एंगुलर वेलोसिटी की बात की गई है तो एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर r, यानी कि रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, विच इज स्पीड, द मैक्सिमम स्पीड विच कैन। तो मैक्सिमम स्पीड कौन सी वाली की बात कर रहा है? ये एंगुलर की। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा इधर जाके रूट हो जाएगा, 80 अपॉन मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, यानी कि 100 इंटू 10 की पावर -3 kg। और r का मतलब लेंथ, लेंथ है 2 मीटर, तो 2 से 40 कट, ये हुआ 10 की पावर -2, ऊपर गया +2, तो आंसर कितना आ गया बेटा? +2 गया तो 2, 4 का तो 2 बाहर आ गया, और 20 यही होगा 2 का। ये तो किस में आया? रेडियन पर सेकेंड में, क्योंकि ये वैल्यू आपने केजी में चेंज कर दी है तो रेडियन पर सेकेंड। लेकिन यहां किस में दी हुई है? रिवोल्यूशंस पर मिनट। इस रेडियन पर सेकेंड को रिवोल्यूशंस पर मिनट में चेंज करोगे तो क्या कर दोगे? देखो, चेंज करने में बात आती है, रेडियन पर सेकेंड को चेंज करते हैं तो 2 पाई बाई 60, यानी कि ये किससे हो जाएगा? ये 2 पाई बाई 60। तो ये कितना हो गया आपके पास? इसे सोल्व करोगे तो ये रिवोल्यूशंस पर
मिनट में आ गया है ना, सेकंड को आपने मिनट में चेंज कर दिया है। तो आंसर किस फॉर्म में है, अब देखो ये हो गया आपके पास 1200, यानी कि 2 से कट भी कर दो, 10 टाइम्स यानी कि 600 अपॉन पाई। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 600, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 600 पाई। कंपेयर करके आंसर लाना था, जब इस टाइप से हो तो आपको फाइनल आंसर दिया हुआ है, बस यहाँ अननोन था, उस अननोन की आपने वैल्यू फाइंड की है। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत से क्वेश्चन में यूज होगा कि कौन कौन सा फोर्स आपको बैलेंस्ड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप सोल्व करते रहें, क्वेश्चन सोल्व करें। किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, डाउट्स की जनरेट होते हैं, तो मैं आपके साथ हूं। फिजिक्स फैकल्टी अंकित मालव आपका साथ देगी, रेजोनेंस आपका साथ देगा। बस आपको पढ़ना है, आपके टारगेट को आपको अचीव करने के लिए आपको जुनून जनरेट करना होगा, और जब आप में जुनून आ जाएगा तो कोई पेपर टफ नहीं होता, आप हर एक पेपर को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है न्यूटन पर कूलम, जस्ट प्रिवेंट, यानी कि वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वर्टिकली, और इसकी वैल्यू है 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। जस्ट प्रिवेंट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 0.5 फ्रॉम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और यहां से वाटर ड्रॉप को फॉल कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट विल बी, चार्ज की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा इसमें कौन कौन से फोर्स इक्वल होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। एक तो यहाँ पे जब ये ड्रॉप है तो ये नीचे लग रहा होगा mg, और इसमें जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इसमें फोर्स लगेगा, जो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू F = QE, यही होगा ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो किसी चार्ज पे फोर्स, क्योंकि इस पे चार्ज की बात कर रहा है, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। तो इस पे चार्ज की बात करोगे तो चार्ज का फॉर्मूला यानी कि W = mg, तो वेट हो गया, और ये F = QE, दोनों को बैलेंस्ड कर दो, जिसमें से चार्ज निकालना है तो उसमें ही आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताएं, Q = mg/E, m कितना दिया हुआ है, मास ऑफ कौन गिरा रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट, G दिया हुआ है 9.8, इतने ग्राम 0.1 ग्राम, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻³ और ग्राम, ये तो मास हो गया। कुछ मिस्टेक हुई है, MGA, मैंने सोचा G की जगह 9.8 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड 4.9 इंटू 10⁵, 2 टाइम्स 0.2 इंटू, ये तो 0.2 हो गया, 10⁵ ऊपर गया, 10⁻⁻8, अब -9 की फॉर्म में, -9 की फॉर्म में हो गया, 2 इंटू 10⁻9 कूलम, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होता है। अधिकतर क्वेश्चंस आपके इस टाइप्स के होंगे जहां पे 2 फोर्स बैलेंस्ड होते हैं। अब डिपेंड करता है, कभी सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस्ड होगा, कभी SHM से रिलेटेड, स्प्रिंग से रिलेटेड बात होगी तो वहां पे भी कुछ फोर्स बैलेंस्ड होंगे, या एनर्जी से रिलेटेड बैलेंस्ड करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बैलेंस्ड विद, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। पेंडुलम से रिलेटेड बात आती है, जहां पे भी आपको एनर्जी से रिलेटेड बात करनी होती है तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। न्यूमेरिकल कोई सा भी हो, किसी भी टाइप का हो, आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ वेरिएबल फोर्स, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल XY प्लेन में, एज्यूम डिस्टेंस इन मीटर्स एंड फोर्स, राइट। If the particle moves from point 1 to 2 and point 2, 3 in the XY plane, the kinetic energy। अब यहाँ पे फोर्स दिया और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड बात करनी है, तो फोर्स और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, एक ही रिलेशन होता है बेटा कि वर्क डन से रिलेटेड बात करो, और वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है, W इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो डेल्टा के। अब वर्क डन की बात करोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये जब वेरिएबल फोर्स है XYZ तो फिर क्या लोगे, F dx, ये लेते हो, F dx cos थीटा, यानी कि F डॉट dx, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ये dx का मतलब एक यहाँ पे x में भी है और y में भी है, तो आपको इंटीग्रेशन किस किस फॉर्म में करना होगा, एक बार तो लोगे फोर्स किस फॉर्म में, ये फोर्स है 4x, ये i कैप लिया है तो dx, और इसकी लिमिट ये कितना होता है x1 y1, ये होता है x2
और ये हो गया आपका y2। यही हुआ ना? तो लिमिट कहां से कहां चलेगी बेटा? 1 से 2, x वाली ली आपने x1 टू x2 प्लस ये लिमिट किसकी? y1 टू y2, यानी कि y1 कितना है? 2 से 3, और यहां पे कितना आ जाएगा? y की वैल्यू कितनी है? 3y स्क्वायर dy। ये ध्यान रखना, ये y में चला जाएगा, ये x है तो ये x में वैल्यू आएगी। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया? 4 तो कांस्टेंट आ गया, x dx की वैल्यू कितनी हो गई? x स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 प्लस 3 कॉमन आ गया, ये y क्यूब अपॉन 3, तो ये कितना हो गया? 3/2। अब वैल्यू पुट करके सोल्व कर दो, आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, ये 2 तो बाहर आ गया, 2 बाहर आते हैं 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यही हुआ, प्लस 3 बाहर गया, 3 से 3 कट, 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8, कितना हो गया बेटा? 4 इंटू 2 8 प्लस 27 माइनस 8 यानी कि 19, 19 इंटू 8 20, कहीं मिस्टेक हुई है? 19 प्लस 8 नहीं, यहां पे 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 करोगे 3, 3 इंटू 2 6 यानी कि 25 जूल, यही आएगा आंसर। यहाँ पे अपन ने एक माइनस नहीं किया था, मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया तो मैं भूल गया, तो इसे लार्ज कर दें। 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 2 6 होगा, तो 25 जूल आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो द अप्रोक्सीमेट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच weight of body becomes 1/3 of its weight on the surface of the earth। सिंपल सी बात है बेटा, नॉर्मल सी बात की जाए तो g आप कांस्टेंट लेते हो, लेकिन जब ग्रेविटेशन चैप्टर की बात की होगी तो आपको पता होगा g में चेंजेस आते हैं। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसमें अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करोगे g डिक्रीज होगा, अर्थ की सरफेस के अंदर जाओगे तब भी g डिक्रीज होगा। उसके भी फॉर्मूले आपको याद होंगे। यहां तक कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व करती है तब भी जी पे इफेक्ट होता है, तो उसके भी फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो यहां पे बात की जाती है हाइट से रिलेटेड, यही बात कर रहा है हाइट। तो हाइट से रिलेटेड बात करोगे तो जी डैश कितना हो जाता है बेटा? इसमें दो फॉर्मूले वैसे यूज लेते हो, कम हाइट की बात की जाए और लार्ज हाइट, एक तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर लेते हैं जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट के अंदर -2h अपॉन r लिखते हो, तो वो तो होता है जब कुछ वैल्यू नेग्लेक्ट कर दो। मैं जनरल फॉर्मूला लेता हूं, जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस h अपॉन r और इसका स्क्वायर। वो जो मैंने इससे पहले बोला था बेटा, इसको आप ऊपर लेके जाते हो तो -2 हो जाता है, उसमें 1 प्लस एक्स की पावर -2, तो -2 आगे आ जाता है 1 - 2h अपॉन r। वो वाला फॉर्मूला भी यूज ले लेते हैं, लेकिन अपन जनरल से करते हैं। और यहाँ पे बोला है वेट ऑफ बॉडी बिकम्स, वेट की बात कर रहा है तो mg आएगा, यहाँ पे भी mg आएगा, यहाँ पे भी mg आएगा, m से m कट हो जाएगा, तो वही g डैश की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा? g/3, यानी कि जो नॉर्मल वेट था उसका 1/3 दी हुई है। ये g, ये 1 प्लस आपको क्या बताना है? हाइट, अप्रोक्सीमेटली हाइट जब वहां उसकी सरफेस से कितनी हाइट होगी, तो ये h/r, इसका स्क्वायर, g से g कट, नॉर्मल सी बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 1 प्लस h अपॉन r और इक्वल्स टू √3। तो ये हो गया, आपको h निकालना है ना, h/r, √3 - 1 इधर गया माइनस हो गया, तो h इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई होगा, और r मल्टीप्लाई होने पे 64, ये किलोमीटर में 6400 किलोमीटर, तो ये भी किलोमीटर में होता है, अदरवाइज मीटर में चेंज कर लेते। और ये 1.732 - 1, तो अब तो आपको सोल्व करना है, कैलकुलेशन करें 6400 इंटू 0.732, क्योंकि 1 माइनस कर दिया 3 से 3, मतलब अब सोल्व कर दे बेटा, जो भी सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे 6 लगे 4 6, अब सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो डायरेक्ट किलोमीटर में ही आंसर आएगा, उससे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई करें, सोल्व करें, आपका आंसर जरूर आएगा। नेक्स्ट बात करें, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी कि म्यू आर, यही दिया हुआ है। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब परमिएबिलिटी, ये परमिटिविटी नहीं है, परमिटिविटी होता तो एप्सिलॉन आर होता। एंड रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हो गया एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये परमिटिविटी, ये परमिएबिलिटी है,
इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, H, ये H दिया हुआ है एट अ पॉइंट, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। आपको क्या निकालने है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E निकालना है, ठीक है। अब E निकालना है तो म्यू आर दिया हुआ है और किसी म्यू आर यानी कि मीडियम से रिलेटेड बात की गई है बेटा, तो आपको पता होगा C इज इक्वल टू कितना होता है, एक फॉर्मूला होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रूट के अंदर ये होता है, लेकिन मीडियम की बात की जाती है तो आप इसको V में चेंज कर देते हो, तो यहाँ पे रूट ओवर μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो V की फॉर्म में हो जाता है C/√μr एप्सिलॉन r, क्योंकि यहाँ पे mm लिखते हो तो उस mm की वैल्यू कितनी होती है, m की वैल्यू μ0 μr होगी, एप्सिलॉन m की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होगी, तो वो नॉट वाला तो C में चेंज हो जाता है, ये स्पीड इन एनी मीडियम हो जाता है। सबसे पहले जब H दिया हो बेटा तो H की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, B/H, तो H इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, H की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, H ले लो या B ले लो, आप तो B फाइंड कर लेते हैं क्योंकि B की जरूरत पड़ेगी आपके पास, B इज इक्वल टू म्यू H, यही हुआ। अब म्यू मीडियम की बात करोगे तो इसको मीडियम से आप नॉर्मल बात करोगे तो μ0 μr/h, ये मीडियम में होता है, तो मीडियम से आप रिलेटिव परमिटिविटी है उसमें बात करते हो तो μ0 μr लिख सकते हैं, यहां पे B आ गया। अब एक और फॉर्मूला होता है आपके पास कि C इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, C इज इक्वल टू E/B, अरे होता ही नहीं होता, C इज इक्वल टू E/B। अब इसी को आप मीडियम में बात करें तो मीडियम वाले केस में V इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे मीडियम की बात कर रहा है, E/B, तो यहाँ पे मीडियम में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इज इक्वल टू VB, यही हुआ। मैं मीडियम में बात कर रहा हूँ क्योंकि भी मैंने मीडियम से वैल्यू ली है, तो V की बात करोगे तो मीडियम में कितना हो गया, C/√μr एप्सिलॉन r, और B की वैल्यू कितनी, डायरेक्ट B नहीं दिया हुआ है इसलिए अपन H दिया हुआ है, इसलिए इससे रिलेटेड वैल्यू बात कर लेते हैं, μ0 μr/h, ये वैल्यू। अब तो आपके पास सारी वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करें या फिर इसको कट कर दूं, देखो μr μ0, इसको μr और म्यू एप्सिलॉन r है, या तो कट करना चाहो तो कट कर दो या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आप तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, सोल्व करें, उससे भी आंसर आ जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो C की वैल्यू है, μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इनको मैं ऐसा करता हूँ μr दो बार वैल्यू पुट करने की जगह कट कर देता हूँ, तो ये पूरा रूट में हो गया, ये भी रूट में हो गया, ये भी रूट में हो गया, तो μr की वैल्यू यहाँ पे ये हो गया μr/εr, और H की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.5 इंटू 10⁻², ये -2 ऊपर है ना बेटा, ये -2 यहाँ की पावर है। अब μr की वैल्यू तो आपको पता है ही सही, μ0 μr ये रही वैल्यू, और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, दोनों वैल्यू गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है, आप वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे, आपका आंसर 101% आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। सोल्व करते रहे, आपका आंसर आएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है मानता हूं, बट सोल्व करोगे आपका आंसर जरूर आएगा। ये क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें दिमाग भी लगाना होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इस टाइप की कोई कैलकुलेशन आती है तो मैं आपसे बोलूंगा कि क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपके पास टाइम हो तो उस पर टाइम दें लास्ट में, अदरवाइज पहले जो डायरेक्ट पढ़ते ही टिक हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करें। जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है तो उसको थोड़ा सा होल्ड करके, आपके पास टाइम ऐसा नहीं है बेटा कि आप इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो और उधर जो डायरेक्ट टिक हो रहे थे वो क्वेश्चन आपके छूट जाए। तो पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाए तो उसे थोड़ा सा होल्ड करके पहले उन क्वेश्चंस को अटेंड कर दें जो डायरेक्ट टिक हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस ए इज हैविंग द मास नंबर 220, मास नंबर दिया हुआ है 220, इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये ए है, इसमें मास नंबर तो है 220 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है।
इट स्प्लिट्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स, ये स्प्लिट्स हुआ है किसमें, बी एंड सी, एंड मास नंबर इज 105 115, राइट। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन बी इज 6.4, इसमें दी हुई है 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। बी एंड सी दोनों की सेम दी हुई है बेटा, 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही है द एनर्जी क्यू रिलीज्ड पर फ्यूजन्स विल बी, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। कैसे करोगे बेटा, इन दोनों एनर्जी का सम जो करो निकालोगे, उसमें से इसको माइनस कर दो तो आपके पास डायरेक्ट एनर्जी रिलीज्ड आ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये 5.6 ले लोगे, 5.6 लोगे वैल्यू तो वो केवल सिंगल की आएगी। तो आप इसे क्या करोगे, जब एनर्जी रिलीज्ड निकालनी है आपको तो आपको करना कुछ नहीं है ज्यादा, डायरेक्ट 5.6 पहले इन दोनों को ऐड करें, पहले इसमें से ये माइनस करनी पड़ेगी बेटा, वो ना करें तो ये 105 इंटू 6.4 प्लस 115 इंटू 6.4, ये तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी हुई, माइनस 5.6 इंटू 220, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें से 6.4 कॉमन ले लें, कॉमन ले लोगे तो 104 प्लस 115 यही रिमेनिंग होगा, माइनस 5.6 इंटू 220। इसे सोल्व करोगे तो आप एनर्जी रिलीज्ड जो हुई है वो जरूर फाइंड कर पाओगे। तो ये कैलकुलेशन है, ये ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, वैसे इसको जल्दी से आप सोल्व कर सकते हो और आंसर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय टू प्लेट्स ईच ऑफ एरिया, दो प्लेट्स है जिसमें से ईच का एरिया दिया हुआ है 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेपरेटेड बाय 1 mm, ठीक है। इसने क्या बोला है, आपके पास ये दो प्लेट्स है जिसमें से ईच का एरिया, प्लेट्स ऑफ ईच एरिया, इसका एरिया मान के चलें ए दिया हुआ है आपके पास 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। फिर बोल रहा है सेपरेशन, यानी कि डी दिया हुआ है, डी कितना है बेटा, डी दिया हुआ है आपका 1 mm, यही दिया हुआ है, चेंज करना होगा, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 30 पाई इंटू 10 की पावर सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, और ये जो mm है, mm में बात करोगे तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, यही होगी आपकी वैल्यू। अब इसके बाद बात करोगे अ मटेरियल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है वोल्ट पर मीटर। ये क्या है बेटा, वोल्ट पर मीटर देने का मतलब आप ध्यान रखें वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये जरूर ध्यान रखें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बात कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr होता ही नहीं होता वोल्ट पर मीटर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान रहे। मटेरियल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ E दिया हुआ है, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स if the maximum charge that can be stored on the capacitor without causing any dielectric breakdown, ये चार्ज दिया हुआ है कूलम में, तो कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि के या एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किसकी, के या एप्सिलॉन आर। जब के या एप्सिलॉन आर की वैल्यू की बात करोगे तो यहां पे क्या करें, सिंपल सी बात, Q इज इक्वल टू कितना होता है, CV, नॉर्मल बात करेंगे तो ये होता है Q इज इक्वल टू CV। अब CV की बात करोगे तो यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें से भी मीडियम की बात करनी है तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो आप। तो C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जब मीडियम फुलफिल हो तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A बाई D, ये एप्सिलॉन आर को K भी लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, इसको या तो K लिखो, ये K 9 इंटू 10⁻⁹ वाला नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको मैं तो एप्सिलॉन आर लिखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इंटू V, V इज इक्वल टू ED, यही होगा बेटा, V इज इक्वल टू ED, तो ये D से D तो उड़ा दो, तो यहां से आपके पास एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन आर की बात करोगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A और E, यही हुआ। यहां D से D तो डायरेक्ट कट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन A बाई D, V इज इक्वल टू ED, ठीक है। आप वैल्यू पुट करें, चार्ज कितना दिया हुआ है 7 इंटू 10 की पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। क्रॉस सेक्शन एरिया ये सेंटीमीटर में, जिसको आपने मैंने चेंज कर ही दिया, ये रही वैल्यू
30 पाई इंटू 10 की पावर -4 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 3.6 इंटू 10 की पावर 7। यही है। आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू जरूर फाइंड होगी। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप फास्ट करना सीखें। कैलकुलेशन करोगे जल्दी से जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे ये सर्कुलर कॉइल दी हुई है जिसकी रेडियस आर है। ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज बी, यानी कि सेंटर पे दिया हुआ है। सेंटर की बात करोगे तो बी सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, एन इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया कहाँ पे, सेंटर पे। अब वो बात कर रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस, यानी कि बी सी इसकी सेंटर पे बी दिया हुआ है। फिर वो बात कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस एट अ डिस्टेंस r/2। ये r/2 है बेटा। रेडियस स्मॉल ले रहे हो तो स्मॉल ले लो, कैपिटल लोगे तो कैपिटल ले लो। फ्रॉम द सेंटर इज, सेंटर से यहां से r/2 डिस्टेंस पे बात करना है। तो एक्सिस पे जब बात करते हो तो एक्सिस पे कितना आता है बेटा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर। ये रेडियस मैंने कैपिटल आर ली है तो यहाँ पे भी कैपिटल आर लेंगे। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। यही होता है। जब ये होता है तो अब इसकी वैल्यू एन इज इक्वल टू तो 1 दिया हुआ है तो इसको तो कंप्लीट कर दो। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, r/2। r/2 देने का मतलब r स्क्वायर बाई 4, इसकी होल पावर 3/2। आगे सोल्व करें। आंसर किस फॉर्म में, बी की फॉर्म में, यानी कि म्यू नॉट आई तो रहेगा, आर स्क्वायर से रिलेटेड इसको रिमूव करना है। तो ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो गया 4 + 1 यानी कि 5r स्क्वायर बाई 4 होल पावर 3/2। 3/2 है तो पहले स्क्वायर कर ले। अब सोल्व करो, सोल्व करोगे तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका ऐसा करो, पहले क्यूब या रूट कर दो। रूट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अब इसको सोल्व करने, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू ध्यान रहे आपको सोल्व करना आना चाहिए। कैलकुलेशन आप कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैलकुलेशन आपकी फास्ट कैसे करोगे। तो जब ये 5/4 आर स्क्वायर है तो इस आर स्क्वायर को तो देखो, ये आर स्क्वायर, इसका क्यूब कर दोगे तो क्यूब करने का मतलब आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, और इसका रूट कर दोगे क्योंकि 1/2 है, पहले क्यूब फिर रूट। तो रूट करने का मतलब ये 2 तो बाहर आ जाएंगे और एक आर स्क्वायर अंदर बच जाएगा। यही होगा ना बेटा। तो यहां पे कितना हो गया 2, ये आर स्क्वायर, एक पेड़ तो आपका बाहर आ गया। और ठीक है, ये हो ना 3/2, एक आर स्क्वायर है तो ए आर क्यूब हो गया। देखो इसका तो ये आर स्क्वायर बाहर आया, इसका आर आएगा तो ये कितना हो गया आर क्यूब, और ये बच गया कितना 5/4 इसकी होल पावर 3/2, क्योंकि 3/2 अभी सोल्व करते हैं तो आर क्यूब होते हैं। ये तो कट, तो ये तो हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर, एक कट हुआ तो 2 आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, बी अपॉन 5/4 इसकी होल पावर 3/2। यही हुआ। जब इस 3/2 को सोल्व करोगे तो क्या लिख दोगे बेटा, ये b, और किस फॉर्म में आंसर, b 5/4। सोल्व करो, 5/4 है तो इस 4 को वापस लो, रूट 5 तो रूट की फॉर्म में ही है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5 × 5 × 5। ये तो क्यूब हुआ फिर इसका रूट हो गया, तो 5 के लिए तो ये 5√5, ये यही वैल्यू। और 4 के लिए कितना हो जाएगा 4 × 4 × 4। देखो तो ये 4 तो बाहर आ गया, इसका 2 बाहर आ गया, तो ये कितना हो गया 8। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास b अपॉन 5 के लिए तो कितनी थी 5√5, और 4 की कितनी थी 8, तो 8 ऊपर। ठीक है, तो अब इस फॉर्म में आंसर देखो, इस फॉर्म में आंसर नहीं है, आंसर किस फॉर्म में 2/2, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, इसका तो ये हो गया ना बेटा, ये तो हो गया 8 यानी कि 2/5, 2b तो ये इसका क्यूब हो गया √5 की बात करोगे तो √5। ठीक है, इसको आप √5 में ऐसे रख लो क्यूब,
क्योंकि ये 5 5 5 यानी कि रूट इसकी पावर कितनी हो गई 3, तो रूट 5 की ये पावर 3 हो गई। तो आंसर क्या आएगा b का क्यूब, b अपॉन रूट 2 का क्यूब b। भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, यही तो लिख सकते हो ना, रूट 5 रूट 5 रूट 5 इसका होल क्यूब। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट क्या होगा, इसकी बात करें तो नेक्स्ट में ध्यान दें क्या दिया हुआ, ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू मेटेलिक ब्लॉक ऑफ M1 एंड M2 ऑफ द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये तो सेम दिया हुआ है, कनेक्टेड टू ईच अदर एज शोन इन फिगर, डायरेक्ट कनेक्टेड। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ M2 इज K, इसकी ये M2 है बेटा, दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख दूं यहाँ पे M2, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की बात करोगे तो वो K है, और थर्मल कंडक्टिविटी M1 विल बी, यानी कि इसकी आपको थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब इस तरीके से कनेक्टेड हो तो हीट ट्रांसफर जो होती है Q इज इक्वल टू कितना होता है KA dt अपॉन dx, dt को आप थीटा भी लिख सकते हो, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। अब यहां बात करो जब इस तरीके से कनेक्टेड है तो यहां पे क्या होता है, स्टेडी स्टेट वाली कंडीशंस आप लेके चलते हो, यानी कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जब ये कांस्टेंट है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये थर्मल कंडक्टिविटी K कितनी हो जाएगी बेटा, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि दोनों का एरिया कांस्टेंट दिया हुआ है, मैं ये लिख दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx अपॉन d थीटा। चेंज हो गया, ये कांस्टेंट Q1 Q2 लोगे तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में ले लिया ताकि जल्दी हो जाए। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए बात करोगे तो K1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेशो में लूंगा तो जो भी कांस्टेंट आएगा वो कट हो जाएगा K1, और dx K1 की बात करोगे तो dx कितना हो गया 16 सेंटीमीटर अपॉन d थीटा यानी कि 20। ऐसे ही K2 की बात करोगे तो M2 यानी कि K, और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 8 सेंटीमीटर अपॉन टेम्परेचर 80, यही हुआ। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, M1 विल बी, M1 का मतलब K1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो K1 अपॉन K इज इक्वल टू 16 अपॉन 20 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 8 अपॉन 80, यही हो गया। 8 से 2 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स कट, K1 इक्वल टू 8K, यही निकालनी थी ना फर्स्ट की, सेकंड की K दी हुई है तो आंसर आ गया होगा 8K, सेकंड आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपन ने यूज लिया और इससे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। यहाँ पे आके मैंने जो भी मेन क्वेश्चंस थे आपके 11th और 12th के ये आज डिस्कस किए हैं, ऐसे ही अपन कंटिन्यू रेगुलर 11th और 12th के जो आपके मेंस में बिट सेट में या आप कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें 11th और 12th का सिलेबस आ रहा है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपके पेपर को क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वही हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करके आपके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मेरी ओर से और रेजोनेंस परिवार की ओर से आपको बेस्ट विशेस।